नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव ज़ोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे। यह जो है लेसन 1 प्रकाश का प्रवर्तन से संबंधित 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे। जो यूजर्स नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? यदि लंबवत आपतित होती है तो आएगी लंबवत और जाएगी भी लंबवत, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो कोई कोण नहीं बनेगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो 0 डिग्री होगा। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के बीच कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो याद रखिएगा, दो समांतर समतल दर्पण है तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। ठीक है। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान कितना होगा? तो याद रखिएगा, अगर प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तब विचलन का मान होगा, क्योंकि ये देखिए इस पे जो पड़ेगी कितना डिग्री के कोण से? 90 डिग्री, और जाएगी भी 90 डिग्री के कोण से। तो ये टोटल जो है आपका कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 180 डिग्री का। यानी दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। चौथे नंबर प्रश्न है, यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हो तो उसका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? तो याद रखिएगा कि आप यदि किसी समतल दर्पण के समीप यू वेग से जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब जो होगा 2 यू वेग से आपके समीप आएगा। तो 4 मीटर प्रति सेकंड से चाल से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड। पांचवें नंबर प्रश्न है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है? तो किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान आपका किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान 0 होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहे जाते हैं। तो वो क्या कहे जाते हैं? आपको पारभासी पदार्थ कहे जाते हैं। पारदर्शी जो आर पार हो जाता है, अपारदर्शी जो आर पार नहीं होता, और पारभासी कुछ प्रकाश ही पार कर पाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है क्या कहे जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पारभासी होगा। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, सही है ये। प्रकाश सरल रेखाओं में चलता है, ये भी सही है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो गलत है इसमें, समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक होता है। समतल दर्पण प्रकाश का अच्छा अवशोषक नहीं होता है, क्योंकि समतल दर्पण पर प्रकाश जैसे ही पड़ेगा वो क्या कर देगा? रिबाउंड कर देता है, प्रकाश को उसी पथ पर लौटा देता है। तो यह अच्छा अवशोषक नहीं है। तो 7 का सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? ठीक है, ये मान लेते हैं कोई गोलीय दर्पण है, आपसे क्या पूछ रहा है? ये ध्रुव है और वक्रता केंद्र सी, यानी सी और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आर कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। 9वें नंबर प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है।
तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी एफ बराबर r/2 होता है। तो हमको वक्रता त्रिज्या निकालना है, यानी r बराबर 2f, और f का मान दिया हुआ है 12.5। तो 12.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका सही आंसर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। चलिए 10वें नंबर प्रश्न, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक है, तो बताइए कहाँ पे होता है, कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर। तो जब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रहता है तो वहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा और वस्तु के बराबर और वास्तविक बनता है। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। देखिए यहाँ पे कुछ हम वस्तु की स्थिति लिख दिए हैं जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनेगा। अगर वस्तु अनंत पे हो तो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र में मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। अभी बताएं वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर, ठीक है, और वक्रता केंद्र में फोकस के बीच में अगर हो तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। और अगर मुख्य फोकस हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सीधा क्वेश्चन आएगा आपको। जैसे ऊपर वाले जो प्रश्न है आपसे पूछा वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि अनंत पर है तो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा कि अगर फोकस पर है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। और विभिन्न स्थिति हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब छठा है मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच में। ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है। पी और ये एफ के बीच में अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, और कैसा बनता था, जब दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और यही स्थिति है जहाँ पे चेहरे को हजामती दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि हजामत दर्पण में चेहरे को कहाँ पे व्यवस्थित किया जाता है, तो पी और एफ के बीच में किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखे एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, तो याद रखिएगा कि सीधा प्रतिबिंब हमेशा दो ही दर्पण है जो हमेशा प्राप्त होता है, एक समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब कहने का मतलब कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक बनेगा। ठीक है, तो वो कौन सा दर्पण है, समतल और अवतल दर्पण से वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। अब निर्देशांक चिह्न परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। इस बात को याद रखिएगा। 13 का आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, वो शून्य होता है। ठीक है, समतल दर्पण का आवर्धन शून्य होता है। एक आपको मिस्टेक हो गया होगा यहाँ पे, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसको याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ये 5 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा गलती हो गया था, तो ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, और 14 नंबर प्रश्न पे थे हम लोग, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो सी। एक अवतल दर्पण में 15 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में, अभी एक बताए थे हम आपको। ठीक है, कहाँ पे, फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो जब दर्पण के पीछे बनेगा तो वास्तविक की काल्पनिक बनेगा, तो काल्पनिक या आभासी और प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो यानी इसका आंसर सी हो गया, आभासी और बड़ा बनेगा। 16 नंबर प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो देखिए सेम प्रश्न है, कहाँ पे स्थित रहेगा, तो अभी बताएं ध्रुव और फोकस के बीच में। ठीक है, कहाँ पे, ध्रुव और फोकस के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है, इसका अर्थ क्या हुआ? देखिएगा, अगर एम का मान ऋणात्मक होगा, ठीक है, तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और अगर प्लस है, धनात्मक है, तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो उल्टा है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा, क्योंकि ऋणात्मक एम का मान अगर ऋणात्मक होगा, ठीक है, तो उल्टा, और अगर धनात्मक होगा तब सीधा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। 18 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब मात्र जो है अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। समतल और उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब केवल एक ही दर्पण है, अवतल दर्पण। निम्न में से कौन परभासी पदार्थ है? तो देखिए, परभासी पदार्थ जिससे प्रकाश की कुछ ऊर्जा ही पार कर पाती है, ठीक है, और कुछ उसी पथ पे वापस लौट जाती है, तो उसको परभासी पदार्थ कहते हैं। घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबड़, तो इनमें से सभी हो जाएगा। और कुछ भी परभासी पदार्थ का एग्जाम्पल है, जैसे हमारा जो आँख का पलक है, ट्रेसिंग पेपर है, चर्म, रक्त, दूध, घना धुआं, कुहासा, हल्के बादल, ये सब जो है परभासी पदार्थ हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। सब जितना आप देख रहे हैं सब क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन लगा कर कैसे भी दे सकता है कि इनमें से आँख का पलक क्या है, तो ये पारभासी है, पारदर्शी है, अपारदर्शी है, तो क्या है? पारभासी है। इसी प्रकार सब क्वेश्चन के रूप में है। 20 नंबर प्रश्न, प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर आकर मिलती है तो किरण पुंज होगा, ठीक है। तो देखिए, 3 तरह का किरण पुंज है। जब प्रकाश के चलने का पथ एक दूसरे के समानांतर हो तो समांतर किरण पुंज। अभिसारी, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर क्या हो, एकत्र होती है, मिलती है, तब उसको क्या कहते हैं? जब एक बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण मिलती है तो उसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज मतलब कि प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से बाहर चारों ओर क्या होती है? फैलती है, तो उसको अपसारी किरण पुंज। तो जब एक बिंदु पर आकर मिलती है तो क्या हो जाएगी? अभिसारी, और जब चारों ओर फैलेगी तो अपसारी, और जब समानांतर रहेगी तो समांतर किरण पुंज। अवतल दर्पण को कहते हैं, तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? ठीक है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि अपसारी मतलब क्या होता है कि चारों ओर फैलाना, यानी उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण को चारों ओर फैलाता है, जबकि अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर संकेंद्रित करता है। और उत्तल दर्पण जो होता है चारों ओर क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। इसी कारण उत्तल दर्पण का एक उपयोग याद रखिएगा, स्ट्रीट लाइट, गलियों को प्रकाशित करने वाले जो लाइट होता है उसमें कौन सी दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि यह प्रकाश को चारों ओर क्या करता है? फैला देता है, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। जब प्रकाश मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो प्रवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? ध्यान दीजिएगा, जब कहाँ से? मुख्य फोकस से, यानी जब मुख्य फोकस से जाती है तो प्रवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर मुड़ जाएगी। 3 केस होता है। यदि मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से, यदि मुख्य फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर, और यदि सी से जाएगी यानी वक्रता केंद्र से अगर जाएगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। तो चलिए, इसका सही आंसर क्या हो गया? जब प्रकाश मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। 24 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, अभी बता दिए हैं। तो जब वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो कहाँ से होकर जाएगी? प्रवर्तन के बाद वक्रता केंद्र से होकर ही गुजरेगी। और 25 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा कैसी वस्तु है? तो देखिए, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, और चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, और जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है तो हम लोग चंद्रमा को देख पाते हैं।
इसलिए चंद्रमा कैसी वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु। जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है उसको अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिसका अपना प्रकाश होता है उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो चंद्रमा कैसी है? तो अप्रदीप्त वस्तु है। तो ये थे इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कुछ गलती होता है तो कमेंट में आप सुझाव हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सुधारने का प्रयत्न करेंगे। अब ये जो है नेक्स्ट वीडियो में ये प्रकाश का प्रवर्तन से संबंधित आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, सेकेंड लेसन फिजिक्स का पढ़ेंगे। उसमें मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव, और देखिए ये जो भी हम ऑब्जेक्टिव आपको करा रहे हैं आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप इस सभी ऑब्जेक्टिव को याद रखते हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% बेहतर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।